गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश। तुगलक वंश में 9 शासक हुए थे। पहला गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर शाह, मोहम्मद शाह तृतीय, अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम। इतने शासक कुल मिला के 9 शासक हुए थे। लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग के 3 शासक हुए, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों शासकों को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं हम दिल्ली सल्तनत के जो तुगलक वंश का प्रथम शासक गियासुद्दीन तुगलक। इनका जो शासन काल है, इनके शासन काल में ये कहीं कहीं पे 24 भी दिया है, 23 भी दिया है और कहीं कहीं पे 1320 से 1325 के बीच में इनका शासन काल रहा है। यह तुगलक वंश का संस्थापक था और इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। गाजी मलिक था। तुगलक जो शब्द था, तुगलक जो था वो उसकी उपाधि थी। अपने नाम में गाजी भी शब्द जोड़ा था गियासुद्दीन तुगलक ने, क्योंकि ये गाजी जो वर्ड आया वो मंगोलों को पराजित करने के बाद वह मलिकुल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। यहाँ हालांकि जो गियासुद्दीन तुगलक था वो भारतीय मूल था, क्योंकि इसकी माता जो थी वो जाट थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम। गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट एक नया शहर तुगलकाबाद बसाया था। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने नहरों का निर्माण कराया था, जिसका मूल कारण ये था कि सिंचाई के विशेष रूप के लिए इसने नहरों का निर्माण कराया था तथा अकाल संहिता का भी निर्माण किया था। इसलिए सल्तनत काल में नहर बनाने वाला यह प्रथम शासक हुआ। चिश्ती सिलसिले का सर्वाधिक प्रसार जिस चिश्ती संत के काल में हुआ था वे थे निजामुद्दीन औलिया, जिनके बारे में कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। 7 शासकों में गुलाम वंश के शासक, खिलजी वंश के शासक और तुगलक वंश के लगभग 4 शासकों का, सुल्तानों का शासनकाल देखा था। परंतु सबसे खराब संबंध, इनके किसी भी शासक से अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन सबसे खराब संबंध गियासुद्दीन तुगलक के साथ रहा था। जब बंगाल अभियान के सफल अभियान के बाद सुल्तान दिल्ली लौट रहे थे, तब उसने औलिया को संदेश भिजवाया था कि औलिया दिल्ली छोड़कर चले जाएं। तो इसका उत्तर निजामुद्दीन औलिया ने ये कह के कहा कि दिल्ली अभी दूर है। और संयोग से जब सुल्तान दिल्ली लौट रहा था तो तुगलकाबाद के निकट एक मकान के छत गिरने से दबकर उसकी मौत हो गई थी। इस प्रकार वह सच में दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका और जो औलिया का जो कथन था दिल्ली अभी दूर है वो सिद्ध साबित हुआ। गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में बना गया है, जो कि पंचभुजी है। इसके बाद गियासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश का अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक हुए। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे मूर्ख विद्वान शासक भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत पढ़ा लिखा था। तो ये और गियासुद्दीन तुगलक का ये सबसे बड़ा पुत्र था। पिता गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात ही मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में गद्दी पर बैठता है और यह एक तरह से निर्विरोध शासक बना था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान था, परंतु दुर्भाग्य से वह दिल्ली सल्तनत का सबसे असफल शासक साबित हुआ, क्योंकि ये जितनी भी योजनाएं चलाए, जितने भी काम किए, वो सफल नहीं हुए। किसी न किसी कारण से वो असफल हुए थे। दिल्ली सल्तनत में सबसे विशाल साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का ही था, जो कुल 23 प्रांत थे। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वाधिक जो 34 विद्रोह भी इसी काल में हुए थे और एक एक करके सारे प्रांत इसके हाथ से निकलते गए। गियासुद्दीन तुगलक ने इसे उलूग खान की उपाधि प्रदान की थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम, बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम जूना खान
जूना खान कहिए या जौना खान कहिए। और सबसे विद्वान ये इसलिए साबित हुआ क्योंकि इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की थी और सैनिक और बौद्धिक गुणों से इसे परिपूर्ण किया था। इसके शासनकाल में दो सबसे बड़े विद्रोह हुए थे। सबसे बड़े दो विद्रोह हुए, एक था 1336 में हरियर व बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी दक्षिण राज्य में। और मुस्लिम राज्य में अगर देखी जाए तो दूसरा जो विद्रोह हुआ था वो 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू, जिसने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो ये होता है कि दक्षिण में दो प्रभावशाली जो राज्य का उदय हुआ, इसमें से एक हिंदू सभ्यता संस्कृति का केंद्र बना वो था विजयनगर, और दूसरा मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बना वह था बहमनी, जो कि हसन गंगू के द्वारा राज्य की स्थापना की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को, अफ्रीका का हिस्सा, अफ्रीका में है मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था तथा उसने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर उसे चीन भेजा था। हालांकि इब्न बतूता अफ्रीका का था, मोरक्को का, लेकिन जब ये यहाँ आता है तो इसे काजी की रूप में इसे नियुक्त करते हैं और भारत से उसे चीन राजदूत बनाकर उसे चीन भेजा गया था। जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता की बुक का भी कहीं कहीं ऐसे वनडे एग्जाम वगैरह होते हैं तो इसमें पूछता है कि इब्न बतूता ने रहला नामक की पुस्तक भी लिखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विस्तार के लिए नया विभाग दीवाने को ही स्थापित किया था, जिसका प्रधान दीवाने को ही जैसे एक डिपार्टमेंट है कृषि का डिपार्टमेंट जो था वो दीवाने को ही, और जो इसका डायरेक्टर होता था, जो प्रधान होता था, उसे अमीरे को ही कहलाता था। मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ योजनाएं को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो सबसे बड़ी योजना थी वो थी राजधानी परिवर्तन थी। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले जानी चाहिए थी और उसने उसका नया नाम दौलताबाद रखा था। इसकी यह योजना असफल रही और उसे अपना निर्णय फिर से वापस लेना पड़ा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर कांसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी इसी काल में हुआ था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर कांसे तथा तांबे के सिक्के चलवाए थे। इसी कारण उसे सिक्के निर्माताओं का राजकुमार भी कहा जाता है, परंतु उसका यह प्रयोग भी असफल रहा क्योंकि जो बाजार में जो सिक्के आए तो फिर उसके बाद जो खजाना था, खजानों में जैसे उस टाइम सोने चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं को नष्ट होने से बचाने के लिए ही इसने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए थे। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने बाजार में सभी तांबे के सिक्के लेकर खजानी जो सरकारी खजाने थे उनके बदले में चांदी के सिक्के दे दिए थे, क्योंकि जिससे ये होता है कि जो खजाना रिक्त हो जाता है और इसकी सारी योजनाएं असफल हो जाती है। खुरासान अफगानिस्तान का हिस्सा है तथा कुर्चिल मध्य हिमालय का हिस्सा है कि सैन्य अभियान भी असफल रहे तथा राजकोष खाली हो गए थे। खुरासान अभियान के अंतर्गत वही जो सुल्तान ने मध्य एशिया में स्थित खुरासान राज्य में उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर वहां पर कब्जा करने के लिए सोचा और सेना का भी गठन किया था। 1 वर्ष तक वेतन भी दिया, परंतु खुरासान में व्यवस्था कायम हो जाने के कारण सुल्तान की अभी योजनाएं विफल हो जाती है। सुल्तान ने दुआब कर वृद्धि भी की, परंतु वहाँ सूखा पड़ गया तथा अकाल आ गई थी। उस टाइम एक महामारी फैली हुई थी प्लेग करके, जो जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस ब्लैक डेथ जो महामारी है, इसके फैल जाने से दिल्ली में ही महामारी इतने व्यक्ति मरे थे कि दिल्ली की जो हवा थी वो भी दूषित हो गई थी, और इससे बचने के लिए सुल्तान को दिल्ली छोड़कर मध्य स्वर्गद्वारी जो कन्नौज के निकट है जाकर रहना पड़ा था। तो जो दुआब की अगर बात आई तो दुआब कहते किसे हैं? दुआब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दुआब कहते हैं। जैसे मान लीजिए गंगा यमुना का दुआब क्षेत्र, फिर तो उस सूखा पड़ गया तथा उसकी सन 1331 में मृत्यु हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक और उसकी कुछ योजनाओं के बारे में। लेकिन अगर सार में देखा जाए तो जो दुआब कर था, फिर टकसाल
इसी ये जो नाम आए थे मोहम्मद बिन तुगलक में कि टकसाल क्या होता है, ये सब वनडे एग्जाम वगैरह में आती है, आपके सिलेबस में ये सब चीज़ नहीं है, बस ऐसे आप लोग जान लो कि टकसाल, टकसाल इसे उसे कहते हैं जहाँ पर मुद्रा जहाँ पे मुद्रा ढाली जाती है, जहाँ पे मुद्राएं बनती हैं, ठीक है, वहाँ उसे टकसाल कहते हैं। सांकेतिक मुद्रा, ये भी चीज़ कि सांकेतिक मुद्रा तांबे व पीतल की एक मिश्रित धातु जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर होता है। फिर एक जो दीवाने खैरात की भी योजना इसने की थी, जिसमें ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का विभाग था, तो इसे दीवाने खैरात के नाम से जाना जाता था। ये थे कुछ मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, जो कि बहुत प्रयास किया इसने, योजनाएं लाई बनाई, लेकिन किसी न किसी कारणवश इसकी जितनी भी योजनाएं थी वो असफल रही। इसलिए इसे सबसे विद्वान और मूर्ख शासक की उपाधि दी गई, इसके नाम से इतिहास में इसे जाना जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात डिस्कस करेंगे हम अपने रिमेनिंग के कुछ शासकों का। थैंक यू क्लास।